Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 7 के लिए है, जिसमें चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं द सेल्फनेस ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा, इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है, मतलब 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं मतलब चैप्टर के। यहाँ पे कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन करके काम कर लीजिए। तो हम लोगों ने जो इससे पहले 2 पार्ट पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मतलब दिल्ली सल्तनत के जो भी डायनेस्टीज हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी हुआ, खिलजी डायनेस्टी हुआ, इस दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं जो तुगलक डायनेस्टी का मतलब फाउंडर कौन था, मतलब ये सब कैसे कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। द तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 ईस्वी तक था। गाजी मलिक बेटर नोन एज गियासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? गाजी मलिक था, या उसको गियासुद्दीन तुगलक भी बोला जाता था। He was a competent ruler. He followed a rigorous foreign policy. He reformed judiciary and police department. अब ये जो था ये बहुत ही सक्षम रूलर था, मतलब सक्षम शासक था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग शासक था, ये शासन करने योग्य था। इन्होंने बहुत ही जोरदार तरीका अपनाया फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जो भी फॉरेन पॉलिसी था उसको लेकर बहुत जोरदार तरीका अपनाया। इन्होंने रिफॉर्म किया, बहुत से सुधार किए, जिसमें जुडिशियरी में सुधार किए और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे, इसमें जो भी मिलिट्री वाला डिपार्टमेंट था उसमें इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। He died in a pandal during the public reception held in his honor after his conquest of वारंगल। जो वारंगल था उसको जीतने के बाद ये लोग मतलब वारंगल जब जीत चुके थे, तो इसके बाद जब समारोह हुआ था, उसी खुशी में एक समारोह हो रहा था, तो मतलब उस समारोह में ये मतलब गए थे। तो वहाँ पे जो भी पंडाल बना था वो बहुत ही हेवी टाइप का पंडाल बना था, तो वहाँ पे जो गए तो किसी कारणवश वो पंडाल टूट गया, इसके कारण ये उनकी मृत्यु जो इसी में हो गई, पंडाल के गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम बोलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मोहम्मद बिन तुगलक। इस ये तुगलक डायनेस्टी का सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता द नॉर्थ अफ्रीकन अरब ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस रीजन। देखिए पहले के जमाने जैसे फाहियान हुआ, ये सब अरब मतलब फॉरेन ट्रैवलर्स सब थे, जो क्या किया करते थे, आते थे इंडिया में और इंडिया में पूरा घूमते थे। और जब ये ट्रैवलर हुआ करते थे तो इनका शौक हुआ करता था, लिखना भी शौक हुआ करता था लोगों का। तो जब ये इंडिया में आते थे तो इंडिया के बहुत सारे मतलब लोगों को चीजें आकर्षित करती थी, तो उसके बारे में ये लोग लिखते थे। तो इसी तरह का एक ट्रैवलर आया था जो कि अरब ट्रैवलर था, अरब देश का ट्रैवलर था, उनका नाम था इब्न बतूता। वो भी इसी के रीजन में आया, मतलब इसी के रेंज में आया जब ये मतलब सत्ता में थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक तब आए, और इन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी मतलब रीजन था जिसपे ये शासन कर रहे थे, उसके बारे में भी इन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया। He has left a detailed description of the country under his rule. Mohammed bin Tughlaq was a great scholar, poet and good orator. मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बहुत बड़े कवि थे, विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, एंड प्रवक्ता भी बहुत बड़े अच्छे थे। मतलब अगर ये किसी को मतलब अपने बातों से राजी कर सकते थे, इतने अच्छे प्रवक्ता थे। तो ही वाज लिबरल इन रिलीजियस आउटलुक, और ये इन सब के साथ साथ ये रिलीजियस आउटलुक में ये लिबरल थे, मतलब ये बोलते थे जो जिनका धर्म है वो आराम से पालन कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। हिज रेन इज नोन फॉर मेनी इम्प्रैक्टिकल स्कीम फॉर ऑल ऑफ हिज फेल ड्यू टू हिज पुअर जजमेंट एंड इम्पेशेंट नेचर। अब इनके रेन को मतलब इनके शासक को, इनके राजे को मतलब एक तरह का देखा जाता है, किसके सेंस में देखा जाता है,
मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल ये करते थे, फेल हो जाता था। मतलब ये कोई भी पॉलिसी वगैरह लेके आते थे तो वो पॉलिसी बहुत अच्छा हुआ करता था, ऐसा नहीं वो पॉलिसी खराब हुआ करता था, मगर वो पॉलिसी को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे या कुछ उसमें कमी रह जाती थी। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाते थे, जो भी मतलब ये जो पॉलिसी लेके आते थे वो जो भी स्कीम लेके आते थे, ये स्कीम सबको बहुत ज़्यादा दिन तक ये नहीं मतलब ऑपरेट कर पाते थे, बीच ही में इनको विथड्रॉ करना पड़ता था, अपने स्कीम को या अपनी नीति को वापस लेना पड़ता था। तो देखते हैं उसमें से एक दो स्कीम देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, इसी में था इनका एक नीति था जो हम अपने कैपिटल को शिफ्ट कर ले, इधर की तरफ शिफ्ट कर ले, साउथ की तरफ शिफ्ट कर ले, क्योंकि साउथ जो था यहाँ से बहुत दूर था और साउथ में शासन करना यहाँ से बहुत दूर होने के कारण नहीं हो पाता था, शासन नहीं हो पाता था। मतलब वहाँ पे जाते जाते 2-4 दिन लग जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम में ये मॉडर्न क्या बोलते हैं व्हीकल वगैरह नहीं थे या सवारी आने जाने का ट्रांसपोर्ट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो उस समय में जानवरों पे या पैदल इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट हुआ करता था हम लोगों का जो ट्रांसपोर्ट था। तो मतलब ये साउथ वाला पार्ट बहुत दूर पड़ जाता था इनके लिए, तो इन्होंने सोचा अगर हम अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं साउथ में, तो साउथ में कैपिटल शिफ्ट कर लेंगे तो साउथ में भी ये चलेगा, क्या बोलते हैं हम अपना शासन चलाएंगे और नॉर्थ वाले पार्ट में भी अपना शासन चलाएंगे। तो इस तरह से अपना ये कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन द साउथ एंड नेम इट दौलताबाद। अब दिल्ली से देवगिरी को शिफ्ट कर दिए इन्होंने अपना कैपिटल और इनका नाम दे दिया दौलताबाद। बट क्या हुआ कुछ समय बाद, ही थॉट दैट इट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू कंट्रोल द एम्पायर फ्रॉम द डेक्कन, डेक्कन मतलब साउथ वाला पार्ट, बट द मूविंग ऑफ द कैपिटल डिड नॉट गो फ्रूटफुल सिंस इट वाज too far from northern India. He could not keep a watch on the northern frontier. अब क्या था, ये साउथ में आ गए थे, अब नॉर्दर्न वाला पार्ट इनके लिए दूर लगने लग गया था। अब नॉर्दर्न वाला, क्योंकि नॉर्दर्न वाला पार्ट इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए अब नॉर्दर्न वाला पार्ट को अब ये चाहते थे जो फिर से मतलब नॉर्दर्न वाला पार्ट का वो शासन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे कोई अटैक नहीं कर दे या कोई वहाँ पे कैप्चर नहीं कर ले, इसके लिए फिर से अपना जो कैपिटल है फिर से दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। And once again he returned to Delhi and made his capital. फिर से ये दिल्ली आ गए और मतलब अपना कैपिटल बना लिया। तो ये हम लोग मतलब देखे जो इनका ये नीति तो सही था, तो मान लो चले जाते हैं साउथ में तो साउथ वाला भी पार्ट हो जाएगा, वहाँ का पूरा एरिया को हम लोग अपने शासन में अच्छे से चलाएंगे, मगर हो नहीं पाया क्योंकि नॉर्थ वाला पार्ट इससे बहुत दूर पड़ गया। अब जब नॉर्थ वाला पार्ट दूर पड़ गया तो इनको फिर से यहाँ पे आना पड़ा, तो इसीलिए इन्होंने अपना मतलब जो भी नया कैपिटल बनाया था उसको विथड्रॉ कर लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब देखिए सिल्वर और गोल्ड का उस टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू था। अब सिल्वर और गोल्ड का बहुत ज्यादा वैल्यू था तो इन्होंने एक टोकन करेंसी चलाया, जैसे अभी भी टोकन करेंसी हम लोगों का चल रहा है, जैसे पैसा वगैरह का एक 2000 का नोट का या 500 के नोट का कितना दाम पड़ता है, आरबीआई जो बनाता है उसका 2, 4 या 10 रुपए दाम पड़ता है, मगर उसका वैल्यू कितना हो जाता है, उसका वैल्यू 2000 हो जाता है, 1000 होता है, 500 हो जाता है, इस तरह का उसका वैल्यू हो जाता है। इसी तरीका से उन्होंने सोचा जो भी सिल्वर और गोल्ड है उसके वैल्यू के इक्वल कोई मतलब चीप प्रोडक्ट को लाया है, तो इन्होंने क्या किया, इससे क्या होगा तो मतलब मार्केट में पैसा बढ़ेगा, हम लोगों के राज्य में पैसा का आपूर्ति होगा। सिल्वर और क्या बोलते हैं गोल्ड इजिली अवेलेबल नहीं था, इसके कारण ये लाना चाहे, मगर क्या हुआ इन्होंने बोला जो मतलब इट वाज आल्सो अनदर एफर्ट टू ऑब्टेन मोर मनी। द सुल्तान डिसाइडेड टू इशू टोकन कॉइन इन ब्रास एंड कॉपर। अब ये ब्रास और कॉपर के कॉपर को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, किसके जगह पे, क्या बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर के जगह पे, जिसका वैल्यू क्या होता मतलब जो भी गोल्ड का वैल्यू रहता वो इक्वल हो जाता ब्रास के वैल्यू के, सॉरी जो ब्रास का वैल्यू होता वो इक्वल हो जाता गोल्ड के वैल्यू से, और जो मतलब कॉपर का वैल्यू होता वो इक्वल हो जाता सिल्वर के वैल्यू से। तो ऐसा मतलब अगर ऐसा हो जाता तो मतलब मार्केट में बहुत पैसा बढ़ जाता। मार्केट में पैसा कैसे बढ़ जाता, जैसे ब्रास और कॉपर इजिली अवेलेबल था,
ज्यादा सिक्के बनाए जाते थे, साथ में इसका वैल्यू जो रहता वही हाई वाला वैल्यू रहता, जो गोल्ड और कॉपर सिल्वर का वैल्यू था। तो मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आता, मगर हुआ क्या, ये प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और कुछ अपना रॉयल, देखिए मान लीजिए अगर ये सिक्का बनाए तो उस पर कुछ अपना रॉयल मोहर तो लगा देते हैं, जो वो मोहर इजीली नहीं, मतलब इजी वे से उस मोहर को नहीं बनाया जा सकता था। जैसे अभी भी हम लोगों का जो सिक्का चलता है उस पर इंडिया का रहता है, भारत का ट्रायम्फ वाला रहता है, तो वो वाला मतलब मोहर है एक तरह से। तो उस टाइम में उस टाइप का कोई मोहर नहीं था, अगर मोहर नहीं था तो सिंपल तरह का गोल तरह का सिक्का बना दिया जाता था। तो अब ये जो सिक्का था, तो अब ये ब्रास और कॉपर इजीली अवेलेबल था। लोग क्या किए, जो घरों में इसको ढालना स्टार्ट कर दिए, ये जो सिक्का थे वो घरों में बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जो घरों में बनाना स्टार्ट कर दिए लोग, क्योंकि उस पर रॉयल सिंबल नहीं था, इसलिए लोग इजीली से इसको घरों में बना लेते थे। अब घरों में बनाना स्टार्ट किए, अब ये सिक्का के बदला वो जो मतलब मार्केट में कॉपर और सिल्वर का सिक्का था उसको अपने घर में संचय करने लगे। मतलब ये बना के ले जाते, मान लीजिए 100-150 सिक्का ले लाते बना के, और बदले में वही 100-150 सिक्का ले आते गोल्ड और सिल्वर का। तो ये ऐसा करके अपने घर में ये लोग मतलब संचय करने लगे। इससे क्या हुआ, मार्केट में सिल्वर और गोल्ड का कमी हो गया, बहुत बड़े स्तर पे कमी हो गई। तो इसके कारण देखते हैं क्या क्या हुआ। But he could not keep a control over it, and the people began to mint copper coin at their home. जो भी लोग थे वो अपने घर में बनाने लगे। Gold and silver currency immediately disappear from the market, and अब देखिए disappear हो गया मार्केट से। And Sultan had to withdraw the scheme payment after payment of gold and silver coin in exchange of copper currency from the treasury। अब देखिए अब ये डिसअपियर हो गई कहाँ से, मार्केट से। अब क्या हुआ, सुल्तान को अपना नीति वापस लेना पड़ा, और जो भी मतलब ये था मतलब पेमेंट करना पड़ा किसका, वो अपने गोल्ड और कॉइन का, जो भी इनका सुल्तान के खजाने में रखा हुआ था गोल्डन कॉइन, इसको दे के बदले में वो जितना भी कॉइन था सिल्वर, ब्रास और कॉपर का, उसको मतलब ये मतलब पेमेंट करके उसको मतलब अपने खजाने में लाया, जिससे ये कॉपर ब्रास वाला फिर से खत्म हो गया, फिर से मतलब ये स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक नीति एक तरह से मतलब फेल नीति ही रही इनके लिए। तो ये शासक तो बहुत अच्छे थे, बड़े स्कॉलर थे, पोएट थे, और क्या बोलते थे ये मतलब लिबरल थे टुवार्ड्स रिलीजन, मगर ये मतलब अपने पॉलिसी को लेके ये ज्यादा मतलब उधर अडिग नहीं रह पाए। बार बार इनका पॉलिसी खराब हो जाता था या चल नहीं पाता था, विड्रॉ करना पड़ता था इनको बार बार। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक वाज द कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ही केम इनटू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये कजन था, मतलब इसका भाई, चाचे का भाई था फिरोज शाह तुगलक। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक था। ही वाज अ pious Muslim and wanted to rule according to Islamic law। अब ये जो मोहम्मद क्या मतलब फिरोज शाह तुगलक था, ये धर्म के मतलब धर्म की ओर ज्यादा बेंट था, ये रिलीजन की ओर ज्यादा बेंट, ये मुस्लिम धर्म को बहुत ही ज्यादा तरीका से मानता था, और ये चाहता था जो भी हम लोगों का शासन चले वो मुस्लिम तौर तरीके से चले, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म को बहुत ही मतलब अच्छी तरीका से मानता था, उसको मतलब ये किया करता था, उसके पूरे रूल को फॉलो किया करता था। इसीलिए जब ये शासक बना तो ये सोचा जो मतलब जो भी मुस्लिम मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होगा वो मुस्लिम लॉ के मतलब वे पे होगा, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। He was a pious Muslim who wanted to rule according to Islamic law. He allowed the Orthodox ulama to influence state policy in certain matters। अब वो मतलब वो बोले तो जो भी मैटर्स है मतलब क्या है और सोसाइटी का जो भी मैटर्स है उसको मुस्लिम के तौर तरीके से इसको हल किया जाए, जो भी मैटर्स है। फिरोज शाह तुगलक was much concerned about the general welfare of his subjects. To irrigate the nearby land, he dug a number of canals from the Satluj and यमुना रिवर, built a number of ponds and dug number of wells। अब ये मतलब फिरोज शाह तुगलक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, ये मुसलमान जो इनका जो धर्म था उनको बहुत ज्यादा ही मानते थे, और ये मानते थे जो हम जिस पे राज्य कर रहे हैं उस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सुखी पूर्वक रहे।
सुखीपुर को कैसे दे पाता, अगर एग्रीकल्चर अच्छा से नहीं हो पाता तो दिक्कत हो जाता। इसीलिए गंगा यमुना से इन्होंने क्या किया, जो भी रिवर जो थी उससे कैनाल बनवाना स्टार्ट किया, मतलब नाले बनवाना, बड़े बड़े नाले बनवाना स्टार्ट किया। कौन? ये फिरोज शाह तुगलक। और इरिगेशन के लिए ये वाटर को यूज किया करते थे। बहुत सारे इन्होंने तालाब बनाए, बहुत सारे क्या बोलते हैं वेल बनाए, तालाब बनाए, कुआं बनाए, बहुत सारा। ये मतलब एक हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्ट करवाए जिसमें फ्री जांच होता था। और ये मतलब विश्रामालय भी बनाए जहाँ पे लोग आराम से विश्राम कर सकते थे। और साथ में दान पुण्य करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया इन्होंने, जो वहाँ पे आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। ही सेट हॉस्पिटल फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पीपुल, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पीपुल का वहाँ पे मतलब पीपुल का वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होता है। कहाँ पे? जहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। बिल्ड रेस्ट हाउस एंड ओपन ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, इन्होंने अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया चैरिटी के लिए, पुण्यदान करने के लिए। फिरोज शाह तुगलक वाज अ ग्रेट बिल्डर, ही बिल्ड टाउन लाइक फिरोजपुर, इन्होंने एक टाउन बनाया था फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद एंड हिसार। बट ही बिल्ड एज मैनी एज 1200 गार्डन इन दिल्ली। इन्होंने कौन कौन से टाउन बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने? फिरोजपुर बनाया पंजाब में, जौनपुर एंड फिरोजाबाद बनाया यूपी में, हिसार बनाया हरियाणा में। और इन्होंने बहुत सारे लगभग 1200 जो बागान थे वो दिल्ली में बनवाए थे इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। ही वाज इंटरेस्टेड इन एशियन कल्चर ऑफ इंडिया एंड गॉट अ नंबर ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बुक रिटन इन संस्कृत, ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज। ये मतलब इंडिया के एशियन जो मतलब एज था या वैदिक पीरियड वगैरह था उस पर बहुत ज्यादा रुचि लिया करता था। तो इन्होंने जो भी उस पीरियड के जो भी मतलब धार्मिक किताबें वगैरह थी उसको ट्रांसलेट करवाया। किसमें करवाया? क्योंकि वो संस्कृत में लिखा हुआ था और इनको संस्कृत नहीं आती थी, इसीलिए इन्होंने ट्रांसलेट करवाया उसको पर्शियन और क्या बोलते हैं अरबिक में इन्होंने ट्रांसलेट करवाया। The process of decay and disintegration of the dynasty began with his death in 1388। मतलब 1388 में इसका मृत्यु हो गया और ये तुगलक डायनेस्टी का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया। अब आते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। खिजर खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। ही वाज द जनरल ऑफ तैमूर एंड मंगोल किंग who appointed him the viceroy of Lahore at the time of leaving India। अब ये जो था सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो खिजर खान था। और खिजर खान जो था वो कौन था? वो जनरल था। किसका जनरल था? तैमूर का जनरल था। अब तैमूर कौन था? तैमूर वो था मंगोल किंग था। उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया था और जब वो जाने लगे इंडिया से तो यहाँ पे अपना एक जनरल मतलब स्थापित कर दिए, जो तुम यहाँ का जो भी हम लोगों का एरिया है उस एरिया पर नजर रखो और जो भी टैक्स वगैरह होगा उसको वसूल के मेरे यहाँ पे तुम भेजते रहो। तो इसी तरह से खिजर खान ने और जो मतलब जनरल थे किसके? तैमूर के, उन्होंने स्थापना किया सैयद डायनेस्टी का स्थापना की। द डायनेस्टी रूल्ड टिल 1451 AD आफ्टर आलम शाह। बिफोर Alam Shah, the last ruler of dynasty, was defeated by Bahlul Lodi, then governor of Lahore। अब देखिए ये 1451 ईस्वी तक ये डायनेस्टी चला। आलम शाह जो था इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। उसको डिफीट कौन किया? बहलोल लोदी ने किया, जो कि उस समय का आलम खान जो था उस समय का गवर्नर था लाहौर में। तो मतलब इस तरह से इस सैयद डायनेस्टी का पतन हुआ। किस तरह से? अब बहलोल लोदी यहाँ पे आएगा और लोदी डायनेस्टी का स्थापना करेगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आपका नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।